जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सर स्वागत करता हूं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल विकास जीएस में। तो आज जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 23 जनवरी जो कि पराक्रम दिवस के रूप में 2021 से ही शुरुआत की गई है और ये सुभाष चंद्र बोस जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आज इनके बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इनके जीवनी पर हम लोग प्रकाश डालेंगे और देखेंगे कि इनका कैसे कैसे जीवन व्यतीत हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं इनके जीवन से लेकर अंतिम पड़ाव तक कैसे इनकी शिक्षा और अंतिम जीवन कैसे बीता था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी भी कहा गया। सबसे पहले आते हैं कि जन्म, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, उड़ीसा, जो बंगाल का ही पार्ट था उस समय। कटक, उड़ीसा ये बंगाल का ही हिस्सा था, यानी बंगाल में हुआ था। जन्म स्थान जो था कटक, उड़ीसा, बंगाल में, वेस्ट बंगाल है ना, उस समय बंगाल का ही पार्ट था उड़ीसा। आते हैं आगे। इनकी माता के नाम प्रभावती देवी और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। पेशे से एक स्थानीय वकील थे, कटक का ही स्थानीय, जिसको लोकल वकील कह सकते हैं। तो स्थानीय पेशे से वकालत करते थे। तो चलिए देख लिए, माता के नाम प्रभावती देवी, पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। आगे इनका जीवन पर प्रकाश डालते हैं। कहा जाता है भाई का नाम था शरद चंद्र बोस। भाई बहन की संख्या इनकी कुल 14 थी, लेकिन एक भाई का सिर्फ नाम लिखा गया इस कारण से क्योंकि इस भाई से इन्होंने ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इस भाई से इन्होंने ज़्यादा कुछ सीखने का प्रयास किए थे। तो इस भाई का नाम आते रहता है, कभी कभी पूछता है कि किस भाई से प्रभावित हुए थे, इनसे कुछ सीखने की प्रयास करते थे। ऐसे ये कुल 14 भाई बहन थे, 8 भाई 6 बहनें। इनका स्थान जो था कुल में 9वां स्थान, यानी भाई बहन पूरा मिलाते हैं तो 9वें स्थान पर ये थे और भाई में 5वें स्थान पर ये जन्म लिए थे। भाई बहनों में कुल मिलाकर 9वें स्थान पर और सिर्फ भाई का क्रमानुसार देखते हैं तो 5वें नंबर का भाई थे सुभाष चंद्र बोस। आगे आते हैं, कहता है जीवन पर इनका जो प्रभाव पड़ा था वो विवेकानंद का प्रभाव पड़ा था। इन्होंने मात्र 15 साल का उम्र में विवेकानंद के द्वारा जितनी भी सारे पुस्तकें लिखी गई थी उस सारे पुस्तकें को पढ़ लिए थे। मात्र 15 साल के उम्र में, 15 साल के उम्र में इन्होंने पूरे विवेकानंद की पुस्तका, अरविंदो की पुस्तका, जो अरविंद घोष जानते हैं हम लोग, उनकी पुस्तका इन्होंने पढ़ लिया था। तो जीवन पर प्रभाव इनका पड़ा था विवेकानंद का। विवेकानंद के विचार से इन्होंने प्रभावित हुए थे। कहता है राजनीतिक गुरु, यानी राजनीतिक में किस व्यक्ति से प्रभावित हुए थे, तो राजनीतिक गुरु इनके चित्तरंजन दास थे। जीवन पर प्रभाव विवेकानंद का, राजनीतिक प्रभाव चित्तरंजन दास का। आगे आते हैं, कहा जाता है इनका प्रारंभिक शिक्षा का शुरुआत 1902 से 1912 ईस्वी चला था, 22 साल के उम्र में। यहाँ पर एक बहुत बड़ी रोचक कहानियाँ हैं। इन्होंने अपने ऑटोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं 5 साल का पहली बार स्कूल जाने के लिए ऑटो रिक्शा की तरफ दौड़ा तो गिर गया, और गिर गया तो भाई बहनों ने कहा कि आज घुटने छिल गए हैं, चोट आ गई है, आज तुम स्कूल नहीं जा सकते हो। तो दिन भर ये घर में ही कोसते रहे अपने आप को कि आज पहला दिन ही स्कूल का मेरा था और वो ख़राब हो गया। तो ये इनका शुरुआत हुआ था 1902 में और 1912 ईस्वी तक चला था। प्राइमरी शिक्षा कटक का ही स्थानीय एक स्कूल थी, प्रोसेंट स्कूल,
जहाँ इनका प्रारंभिक शिक्षा पूरा हुआ था। आगे 1919 ईस्वी में, यहाँ से भी एक रोचक कहानियाँ। 1916 ईस्वी में ये ऑनर्स की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में एडमिशन करवाते हैं। लेकिन क्या होता है यहाँ पे 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी की घटना बता रहे हैं। 16 ईस्वी में जब जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा ब्रिटिश जो कार्यकाल चलता है, ब्रिटिश स्कूलें चलता है, वहाँ विदेशी का भी बच्चा, इंडियन भी बच्चा, सभी लोग रहते हैं। ब्रिटिश जो सिस्टम थी उससे ये दुखित होते हैं। और 1916 ईस्वी की घटना है कि इनको प्रेसिडेंट के रूप में, जो छात्र का नेता होते हैं, छात्र का अध्यक्ष के रूप में, मॉनिटर के रूप में बनाया जाता है। उस समय इनके क्लास का प्रोफेसर होते हैं मिस्टर ओ। मिस्टर ओ ने क्या करता है कि कुछ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है, जिसके कारण बच्चे नाखुश होकर इनके पास आते हैं। ये प्रिंसिपल के पास जाते हैं और वहाँ शिकायत करते हैं कि मिस्टर ओ को माफ़ी मांगना चाहिए। प्रिंसिपल इनकार करता है कि माफ़ी नहीं मांगा जाएगा। इन लोगों ने स्ट्राइक सारे बच्चे कर देते हैं। लास्ट में मिस्टर ओ को माफ़ी मांगना पड़ता है। उसके बाद क्या होती है, वो तो दिनचर्या बीतते गया। 16 ईस्वी में पुनः मिस्टर ओ ने फिर से दुर्व्यवहारता करता है और उस समय इन्होंने और इनके जो भी छात्र संगठन थे, मिस्टर ओ 1 लपड़ तो इन्होंने 4 लपड़, इस तरह से यानी कि प्रोफेसर की पिटाई कर दिया। जिसके कारण क्या होता है कि इनको 1916 ईस्वी में उस कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाता है। निष्कासित होने के बाद पुनः फिर से दाखिला होती है और दाखिला होने के बाद 1919 ईस्वी में बीए ऑनर्स का पढ़ाई पूरा करते हैं कोलकाता विश्वविद्यालय से। 1919 ईस्वी में आगे की पढ़ाई करने के लिए इनके पिताजी सोचते हैं तो इनको इंग्लैंड भेजा जाता है। इंग्लैंड, और वो ICS, जिस प्रकार से अभी IAS वगैरह की तैयारी होती है, UPS वगैरह का, उस तरह से ICS होता था, जिसका पूरा नेम इंडियन सिविल सर्विस, यानी अधिकारी बनने के लिए ICS की पढ़ाई करनी होती थी। और ICS पढ़ने के लिए चले जाते हैं, ICS करने के लिए इंग्लैंड। 1920 ईस्वी में ICS के एग्ज़ाम में इन्होंने 4था रैंक लाता है। 4था रैंक, सोचिए कि 7 से 8 महीना की पढ़ाई में 4था रैंक, ऑल इंडिया 4थे रैंक। और 4था रैंक लाना कितना खुशी की बात थी। इन्होंने 4था रैंक प्राप्त किया और वहाँ से एक पत्र जब वहाँ से इनको 4था रैंक प्राप्त होता है, घर में भी काफ़ी खुशियाँ आ जाती है। इनके पिताजी खुश होकर गोल्डन वॉच देते हैं इनको गिफ्ट में। वहाँ से क्या होता है कि इन्होंने IAS का एग्ज़ाम तो पास कर लिया, लेकिन इन्होंने मन में ठाना था कि अंग्रेजी सेना में या तो अंग्रेजी अधिकारी में अंग्रेज़ों के अधिकार में काम हमको नहीं करना है। नौकरी चाकरी के बारे में इन्होंने सोचा था कि हमको भारतीय लोगों को निवारत दिलानी है, आज़ादी दिलानी है, उसके लिए लड़ना है। एक पत्र, बहुत लंबी चौड़ी पत्र लिखते हैं शरत चंद्र बोस, जो इनके भाई थे, और कहते हैं कि हम नौकरी करना, IAS बनना नहीं चाहते हैं, हम देश को आज़ादी दिलाना चाहते हैं, उसके लिए काम करना चाहते हैं। सभी लोग इस चीज़ को जानकर काफ़ी खुश होते हैं, प्रेरणा से कि ऐसा कोई सोच रहे हैं, चलिए ठीक है। वहाँ से 21 में आते हैं और 23 में क्या होता है कि इनको कांग्रेस युवा अध्यक्ष बनाया जाता है। ये अखिल भारतीय कांग्रेस का युवा अध्यक्ष मनोनीत कर दिया जाता है। कितना ईस्वी में? 1923 ईस्वी में। सोचिए, पब्लिसिटी इसी को कहा जाता है। प्रतिभाशाली, इतने कम उम्र में उतना बाहर रहने के बाद भी इनको ऐसा किया जाता है क्योंकि क्षमता थी, दिखता था। आगे कहा जाता है 1925 ईस्वी में, देखिए जब अखिल भारतीय कांग्रेस युवा अध्यक्ष बनते हैं तो कई एक बार इनको जेल जाना होता है। लगभग 11 से 12 बार जेले गए। उसके बाद क्या होती है कि अंग्रेज इनको मांडला जेल शिफ्ट कर देता है। मांडले, ये म्यांमार में है। इस जेल की खासियत थी कि इस जेल में 6 महीना से साल भर कोई व्यक्ति रह जाता था तो या तो टीबी से या तो किसी तरह का बीमारी से ग्रस्त होना ही होना है।
यानी मारने की एक साजिश थी। मांडले जेल में इनको कैद किया जाता है और ये बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। कई तरह की बीमारियां होती है। आगे देखते हैं 1900 कई बार निकलते हैं, फिर से निकलना और बाहर आना और जेल जाना तो ये कर्मानुसार, क्योंकि क्रांतिकारी बन ही गए थे। निकलते हैं, फिर से क्या होता है 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। उस आंदोलन में अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नेता को नेतृत्व करने के लिए कहा गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में इनका होम टाउन जो कोलकाता था, कोलकाता से नेतृत्व इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन को किया था। कोलकाता से नेतृत्व कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। आगे 1930 ईस्वी में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन में जितने नेता इन्वॉल्व थे सबको जेल में डाला गया था, इनको भी डाला गया। लेकिन कहा जाता है उसी समय 30 में कोलकाता में मेयर का चुनाव होता है। जेल से ही पर्चा भरते हैं और कोलकाता का मेयर बन जाते हैं जेल से ही 1930 ईस्वी में। सोचिए, और देखिए कितना पब्लिसिटी हो रहा है। मेयर बन गए, उसके बाद बीमारी से तो ग्रस्त हो ही गए थे मांडले जल जाने के कारण, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मच्छरे, चूहा वगैरह ये वो रहता था, वहाँ बीमारी से ग्रस्त हो ही जाना है। बीमार पड़ गए। 1933 से 36 यूरोप में इलाज करने के लिए चले गए अपने बीमारी का, क्योंकि बड़े घराने के थे, इनके पिताजी वकील थे। यूरोप चले गए इलाज कराने के लिए। तो 3 साल के अवधि में बीच में होता क्या है कि वहाँ भी किताबें वगैरह लिखने का काम करते हैं। जब किताबें वगैरह लिखने का काम करते हैं तो इनको इंग्लिश टाइपिंग के लिए ज़रूरत थी, टाइपिस्ट की ज़रूरत थी। तो इनके दोस्त ने एक व्यक्ति से मुलाकात करवाते हैं और उनका नाम होता है एमिले शामिले। एमिल शामिले जो एक इंग्लिश टाइपिस्ट होती है, महिला होती है। तो इनसे प्रभावित, इनसे आकर्षण इनका बढ़ते गया और 1934 में इन्होंने प्रेम विवाह कर लिया। यानी इनकी पत्नी की नाम एमिल शामिले। 34 में विवाह करते हैं। 1942 में इनका एक पुत्री का जन्म होता है, अनीता बोस, जिनके बारे में आप जानते होंगे। अनीता बोस इनकी पुत्री। आगे कहता है 1937 में वापस लौटते हैं और 1938 में हरिपुरा जो गुजरात में है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन का अध्यक्ष इनको चुना जाता है। जब कांग्रेस का अध्यक्ष इनको चुना जाता है तो यहीं पर इन्होंने एक बात बोलते हैं कि सेना का संगठन किया जाना चाहिए। और सेना का संगठन का नाम जैसे सुनते हैं तो गांधी जी यहाँ कहते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष किसी गलत हाथों में चला गया, क्योंकि वो हिंसा नहीं चाहते थे, अहिंसा, हिंसा से दूर रहते थे। और सेना का संगठन होगा तो जानते थे गांधी जी हिंसा होगा। तो गांधी जी यहाँ नाखुश हो गए इनसे। लेकिन ये गांधी जी से कभी नाखुश नहीं हुए थे। कहते थे कि हम लोग को विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन लक्ष्य एक है, भारत की आज़ादी। अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? विचारधारा अलग हो सकती है, व्यक्ति अलग है, लेकिन लक्ष्य एक है। तो गांधी जी से प्रभावित थी। ऐसा नहीं कि गांधी जी के नाखुश हो गए तो ये भी नाखुश हो गए कि गांधी जी अपने रास्ते हम अपने रास्ते, नहीं, लक्ष्य एक था। तो ये हरिपुरा की घटना होती है। आगे क्या होता है 1939 में त्रिपुरी में फिर से अधिवेशन होना था। गांधी जी कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को कि आप चुनाव में नहीं लड़ेंगे। गांधी जी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष न बने। उन्होंने पटाभी सीतारामैया को अध्यक्ष के लिए नियुक्त करता है, लेकिन चुनाव 1939 में फिर से सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। गांधी जी बोले थे कि अगर आप जीत गए तो गांधी जी का हार होगा। गांधी जी नाखुश होते हैं। उस समय 14 सदस्य कार्यकारिणी में कांग्रेस का होता था। कितना सदस्य? 14 सदस्य। 12 सदस्य उसमें से इस्तीफे दे देता है, क्योंकि गांधी जी के पक्ष में आकर जीतने के बाद भी उसके बाद क्या होता है कि 2 सदस्य क्या कार्यकारिणी चलेगी, इन्होंने इस्तीफा दे देता है गुस्से में आकर। और 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करता है। स्थापना किए थे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक अच्छा काम तो नहीं कर पाई, लेकिन कोशिशें थी। इन्होंने आकर अपना स्थापना किया फॉरवर्ड ब्लॉक का 1939 में। 1941 में क्या होता है
फिर जेल जाते हैं, उसके बाद भी कई तरह का जेल जाते हैं, बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, 14 दिन का अनशन होती है जेल में। लेकिन इतना पब्लिसिटी इन्होंने बना लिया था कि अंग्रेज ने सोचा कि अगर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जेल में हो जाती है तो जितना जिंदा रहने के बाद प्रभावित नहीं है, इनका मृत्यु होने के बाद हम लोग को प्रभावित होना पड़ेगा, यानी लोग जाग जाएंगे। इसलिए इनको क्या किया, जेल से निकाल दिया और 1941 में घर में ही इनको नज़रबंद कर दिया जाता है। नज़रबंद कर दिया जाता है, पहरेदार लगा दिया जाता है। लेकिन 1941 ईस्वी में इन्होंने अपना रूप बदलकर घर से निकल जाते हैं और जो आप लोग जानते हैं गोमो स्टेशन, वहाँ से गोमो स्टेशन से एक्सप्रेस पकड़कर चले जाते हैं काबुल। और वहाँ से आगे क्या होता है कि बहुत सारे घटना होती है, लेकिन उतना लंबा तो आप लोग को ज़रूरत नहीं है, है ना। नॉर्मल ही ये इनके जीवनी पर प्रभाव देख रहे हैं, ये भी कम नहीं है, बहुत प्रभाव ज़्यादा है। यानी कि ज़्यादा की वजह नहीं, ये जो एग्जाम में पूछती है वो सारे आपसे बन जाएगा। वहाँ के बाद 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया जाता है सिंगापुर में इनके द्वारा। अब यहाँ पर बात आता है कि आज़ाद हिंद फौज, लोग फंस जाते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन कौन किया था, तो कभी रास बिहारी बोस, वहीं से बना है सर। आज़ाद हिंद फौज का कैप्टन मोहन सिंह ने गठन किया था। जब मोहन सिंह को गिरफ्तार किया गया तो रास बिहारी बोस को नेतृत्व सौंपा गया और रास बिहारी बोस ने 43 में आज़ाद हिंद फौज सौंप दिए नेताजी को। और नेताजी ने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार, जो एक अस्थायी संगठन का इन्होंने गठन किया सिंगापुर में। तो अगर आज़ाद हिंद फौज का गठन पूछे तो बताएंगे रास बिहारी बोस, क्योंकि इन्होंने पुनर्गठन किया था। और आज़ाद हिंद सरकार पूछे तो बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद रेडियो का शुरुआत करते हैं इन्होंने। और यहाँ बहुत दिलचस्प वाली बात है कि रंगून से इन्होंने रेडियो की शुरुआत करते हैं और रेडियो से प्रसारण से इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधन करते हैं। आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और ये 1944 में। तो आज़ाद हिंद रेडियो कहे, आज़ाद हिंद सरकार कहे, सुभाष चंद्र बोस। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइवान जाते समय वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि मृत्यु इनका सस्पिशन में रह जाता है, जो कि अभी तक सस्पिशन में रह गया है। बात तो तब सस्पिशन की आती है, थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ से सस्पिशन की बातें आती है। तो इनकी मृत्यु से संबंधित अलग अलग कमिटियां बनाई गई। पहला शहनवाज कमिटी 1955, दूसरा खोसले कमेटी 1970 और तीसरा मुखर्जी आयोग 1999, जिसकी रिपोर्ट आई थी 2005 में। अब देखिए कमेटी क्या है। शहनवाज कमेटी इनके मृत्यु से संबंधित गठन जांच करने के लिए बैठाया गया। इन्होंने, इस कमेटी ने कहा कि हाँ, सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में हो गया। इन्होंने इस कमेटी में कह दिया, मान लिया। खोसले कमेटी 1970 में बैठाई गई। इन्होंने भी कहा कि हाँ, ये वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन दिलचस्प की बात तो तब होती है जब मुखर्जी आयोग 1999 में गठन होता है और इन्होंने अपनी जांच का प्रकाशन 2005 में करता है। तो कहता है, इन्होंने जब कमेटी बना तो इन्होंने ताइवान सरकार से पूछा कि क्या 18 अगस्त 1945 ईस्वी को आपके यहाँ कोई वायुयान दुर्घटना हुई थी?
ताइवान सरकार ने इनकार किया, कोई वायुयान दुर्घटना नहीं हुई थी। और तब इन्होंने मुखर्जी आयोग ने कहा कि कोई वायुयान दुर्घटना नहीं हुई थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वायुयान दुर्घटना में मृत्यु कैसे होगी। तो इनकी जो मृत्यु का बात है वो अभी तक डार्क में है, क्योंकि ये मुखर्जी आयोग और डार्क में ला दिया। 2005 में ये ऐसा प्रकाशित किया कि ताइवान सरकार ने साफ साफ इनकार करता है कि 18 अगस्त 1945 को कोई मेरे यहाँ दुर्घटना नहीं हुई थी। तो आज तक सुभाष चंद्र बोस का वही मृत्यु का सस्पेंशन बना रह गया है, जो हम लोग कहते हैं कभी गुम्मो कि वहाँ से गुम हो गए थे। वहाँ से गुम्मो इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुम्मो स्टेशन से एक्सप्रेस पकड़ कर गए थे। तो हम लोग देखें आज एक बहुत बड़े क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। तो दोस्त, ऐसे ऐसे महान पुरुष की जीवनियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे, और वैसे व्यक्तियों तक पहुंचाएंगे जो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी के लोगों के बारे में जानकारी नहीं रख पाते, लोग जानकारी ले। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।